नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सनी कौशिक है और झलको हरियाणा पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। हरियाणा में दोबारा से नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी, हम कहें विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जातीय समीकरण देखें, लोकसभा वाइज देखें तो किसे क्या मिला, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अजय गर्ग जी मौजूद है। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सन्नी। अजय जी, किस जातीय समीकरण पर अगर देखें तो जाट समुदाय को क्या मिला, अग्रवाल समुदाय को क्या मिला, पंजाबी समुदाय को क्या मिला और किस समुदाय से कितने मंत्री बने हैं? सन्नी, अगर हम देखें मंत्रिमंडल में लगभग हर वर्ग को, वैसे तो 36 बिरादरी होती है लेकिन सीट 14 ही है, तो लगभग हर वर्ग को कुछ ना कुछ अपना सैनी साहब ने अपना देने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा जो चुनाव के अंदर बीजेपी का फोकस ओबीसी के ऊपर था, तो मंत्रिमंडल में भी वो देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ओबीसी वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व मिला है। हरियाणा में वैसे भी बात करें तो लगभग 33% जनसंख्या ओबीसी की आती है, और बीजेपी को वोट प्रतिशत की भी हम बात करें तो ओबीसी से काफ़ी संख्या में अपना वोट मिले हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल में भी लगभग 5 चेहरे, 14 में से अगर हम बात करें तो 5 मंत्री अपना ओबीसी से आए हैं। सबसे पहले देखें तो सीएम खुद अपना सैनी समाज से हैं, ओबीसी से आते हैं। इनके अलावा भी 4 और अपना मंत्री ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। इनमें बात करें हम अपना ओबीसी से राव नरबीर सिंह जी हैं, आरती राव हैं जिनको अपना ये मंत्री बनाया गया है, रणबीर गंगवा है और राजेश नागर है। इन चारों को और मंत्री बनाया गया ओबीसी से। इसके बाद बात करें जाटों की, तो जाटों में से भी श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा, इन 2 को जाट समाज से मंत्री बनाया गया। मतलब जाट समुदाय को 2 मंत्री मिले हैं, महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी। अजय जी, एक ये और बात है कि महिपाल ढांडा ही वो हैं जो सैनी मंत्रिमंडल जो था उसमें रिपीट हुए हैं। और जो पिछला अपना सीएम सैनी का अपना मंत्रिमंडल था, उसमें से केवल 2 ही अपना मंत्री जीत के आए थे। 14 में से अगर हम बात करें तो मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा, उनमें से मूलचंद शर्मा को इस बार ड्रॉप किया गया और केवल महिपाल ढांडा ही एक ऐसे चेहरे हैं कि जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, अगर पुराने की बात करें तो। और हालांकि इससे पहले भी कई मंत्री हैं जो पहले अपना किसी ना किसी टर्म के अंदर मंत्री रहे हैं। और जातिवार क्रम में हम आगे बात करें तो ब्राह्मण समुदाय से डॉक्टर अरविंद शर्मा काफ़ी अपना चर्चित नाम है, जो पहले अपना रोहतक लोकसभा से सांसद भी रहे। इस बार वो दीपेंद्र हुड्डा के हाथों हार गए थे और इस बार फिर वे अपना सोनीपत के गोहाना सीट से जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। काफ़ी टफ सीट बताई जा रही थी, हॉट सीट बनी रही और उसको आसानी से इन्होंने जीत लिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दावेदारी उनकी बन रही थी। ब्राह्मण समुदाय का भी एक वो बड़ा चेहरा है। और रोहतक लोकसभा के प्रतिनिधित्व की बात करें, पुराने रोहतक लोकसभा के तो उसमें भी क्योंकि और कोई अपना इनके पास था नहीं, एक कोसली से अनिल डहीना जीते थे और एक निर्दलीय प्रत्याशी बहादुरगढ़ से राजेश जून ने अपना समर्थन दिया था। तो रोहतक लोकसभा की अगर हम बात करें तो 9 में से केवल ये 2 सीटों पर ही बीजेपी के खाते में एक तरह से आई थी, एक निर्दलीय और एक कोसली की सीट। लेकिन उनमें से किसी को भी अपना मंत्री नहीं बनाया गया, यानी रोहतक लोकसभा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। तो उसकी भरपाई करते हुए, क्योंकि ये अरविंद शर्मा पहले रोहतक से सांसद रह चुके हैं और अब सोनीपत के गोहाना से जीते हैं, तो एक तरह से उसकी भरपाई करते हुए तो इनको मंत्री बनाया गया। एक तो इन्होंने ब्राह्मण समुदाय का अपना उनका कोटा पूरा कर रहे थे ये, और दूसरा रोहतक और सोनीपत लोकसभा से भी ये कोटा पूरा कर रहे थे। तो इस तरह से इनको अपना मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दूसरे अगर हम ब्राह्मण समुदाय से बात करें, एकदम फ्रेश चेहरा गौरव गौतम, जो कि पलवल से विधायक बने हैं और लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा में भाजयुमो के अंदर अपना सक्रिय रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। तो युवा कोटे से इनको अपना राज्य मंत्री
के रूप में इनको जगह मिली है मंत्रिमंडल के अंदर। एससी समाज की बात करते हैं। एससी समाज की हम बात करें तो दो कद्दावर नेता है जिनका मंत्रिमंडल गठन से पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि इनको जगह मिलेगी। एक तो कृष्ण लाल पंवार जी जो पहले भी अपना मंत्री रह चुके हैं, अब ये राज्यसभा सीट इनको मिली थी, अब राज्यसभा सीट छोड़कर इन्होंने इसराना से अपना चुनाव लड़ा और जीत कर आए। ये पहले अपना मंत्री रह चुके हैं और अब फिर इनको दोबारा मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है। वरिष्ठ सदस्य हैं, एससी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरे कृष्ण बेदी नरवाना सीट से, तो ये भी अपना एससी समाज में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। पहले ये अपना मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, एक बार पिछला अपना हार गए थे चुनाव, अब दोबारा इनको नरवाना से इनको मौका मिला और ये भी अपना काफ़ी कद्दावर नेता है एससी समाज के। और एक बात करें हम सिरसा लोकसभा से, सिरसा लोकसभा से ये एकमात्र ही अपना भाजपा के पास अपना उम्मीदवार थे, तो इनको भी अपना इस कोटे में अपना जगह मिली है। तो ये सिरसा लोकसभा का ये प्रतिनिधित्व अपना बखूबी कर पाएंगे अपना। बिल्कुल दोस्तों, ओबीसी जो समाज है उन्हें मिले 5 चेहरे, एक सीएम और 4 जो मंत्री हैं वो मिले। उसके बाद जाट समुदाय की बात करें तो 2 मंत्री और ब्राह्मण समुदाय से भी 2 मंत्री, एससी समुदाय से भी 2 मंत्री। अब और समुदाय की बात करेंगे तो एक एक चेहरा उनमें से आया है। विपुल गोयल की भी लगभग सीट अपना फाइनल मानी जा रही थी मंत्रिमंडल के अंदर, क्योंकि अग्रवाल समाज से ये 2 ही अपना जीत के आए थे और एक निर्दलीय। एक तो अपना घनश्याम शर्राफ जी भिवानी सीट से अपना वो जीते थे, फरीदाबाद से विपुल गोयल आए थे, और लोकसभा हिसार विधानसभा से सावित्री जिंदल जी निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना जीती थी और बाद में उन्होंने समर्थन दे दिया था। तो बीजेपी के सामने निर्दलियों को बनाना कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि वे ऑलरेडी 48 सीटें लेकर बहुमत उनके पास था। 3 निर्दलियों ने आकर उनका 51 का शगुन पूरा कर दिया, तो निर्दलियों को बनाने का कोई औचित्य बनता नहीं था। और घनश्याम शराफ एक बार बन चुके थे, उन्हें हटाया गया एक तरह से अपना जो कारण रहे बीजेपी को पता ही है। तो विपुल गोयल का लगभग तय माना जा रहा था। विपुल गोयल इससे पहले अपना मनोहर मंत्रिमंडल जो था, मनोहर सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो इस बार उनका अग्रवाल कोटे से हम बात करें वैश्य समाज से हम बात करें तो उनका टिकट भी अपना, उनका भी मंत्रिमंडल का अपना टिकट भी, सीट भी उनकी फाइनल मानी जा रही थी। तो विपुल गोयल को अपना, बिल्कुल विपुल गोयल जो है अग्रवाल समाज से आते हैं और कोटे की बात करें तो अग्रवाल समाज से एक मंत्री मिल चुका है विपुल गोयल। इसके बाद पंजाबी समुदाय और राजपूत समुदाय से भी एक एक चेहरा। जी बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर जब से अपना सीएम बनाए गए थे तो पंजाबी समुदाय के अंदर, समाज के अंदर बीजेपी को लेकर एक आशा बनी रहती है कि भाई उनको एक उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, अपना समाज को मिलेगा अपना। तो उसी के मद्देनजर अनिल विजय भाजपा का बड़ा चेहरा है, काफ़ी समय से अपना भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। सीएम की दौड़ में भी अपने आप को वे मान रहे थे, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही फाइनल कर दिया था कि हम नायब सैनिक के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को सीएम रिपीट करेंगे। तो अनिल विज का ये था कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय है एक तरह से। हालांकि नायब सैनिक का जो अपना मंत्रिमंडल का पहला जो उनका मंत्रिमंडल बना था उसके अंदर अनिल विज को जगह नहीं मिली थी, बार बार सीएम के लिए भी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन अब मंत्रालय तो मिल ही गया। हाँ, मंत्रालय मिल गया उनको और हैवीवेट मंत्रालय मिलेगा। ये भी अपना तय माना जा रहा है कि उनको अच्छा वो रखेंगे, क्योंकि हम बात करें पुराने कैडर में से, पुराने बड़े नेताओं में से रामविलास शर्मा हो गए, ओम प्रकाश धनखड़ हो गए, कैप्टन अभिमन्यु हो गए, तो लगभग ये तीनों अपना बड़े चेहरे उनके हार चुके हैं। तो ले दे के अगर हम बात करें तो अनिल विज एक बड़ा चेहरा जो बचते हैं, तो उनकी अनदेखी नहीं कर सकती थी भाजपा एक तरह से। और कोई भी अपना पंजाबी समाज को उनको एक देना था, प्रतिनिधित्व देना जरूरी था, क्योंकि उनका कोर एक तरह से वोट बैंक माना जाता है। और आखिरी में बात करें तो राजपूत समाज की बात करेंगे, जिनके मतलब कोटे से एक मंत्री आए हैं। श्याम सिंह राणा को अपना रादौर से विधायक है, उनको राजपूत समाज की तरफ से उनको अपना एक मंत्रिमंडल में सीट मिली है, उनको भी अपना
बिल्कुल दोस्तों, कंक्लूड करके अगर इकट्ठा बता दूं तो ओबीसी समाज की बात करें तो सीएम खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 4 और चेहरे, मतलब 5 चेहरे ओबीसी समाज से, जाट समुदाय से 2 चेहरे, ब्राह्मण समुदाय से भी 2 चेहरे, एससी समुदाय से भी 2 चेहरे, अग्रवाल समाज से 1 चेहरा, पंजाबी समाज से 1 चेहरा और राजपूत समाज से भी 1 चेहरा। ये वो चेहरे हैं। हम अगर इन्हें जातीय समीकरण में कोटे के हिसाब से करें तो इन जातियों को इतने चेहरे मिले हैं। लोकसभा वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद से 3 चेहरे, 3 मंत्री जो है फरीदाबाद से बनाए गए हैं। और लोकसभा में अगर ये देखें कि 9 लोकसभाओं में सबको मिल ही गया है। कोटे की बात करें लोकसभा वाइज कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन एक विधानसभा को कुछ नहीं मिला। वो विधानसभा एक लोकसभा को कुछ नहीं मिला। रोहतक लोकसभा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रोहतक में 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 7 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। और बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय अपना राजेश जून अपना जीत कर आए और उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा के पास जब ऑलरेडी 48 विधायक है, बहुमत है, तो उसकी कोई मजबूरी नहीं बनती कि वो बाहर के निर्दलीय को, जो जिसने समर्थन दिया, उसको मंत्री बनाए, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं है, बहुमत है उनके पास। और एक कोसली से फ्रेश चेहरा थे अपना, जो पहली बार चुनाव जीते थे, अनिल डहीना, तो वो जीत कर आए थे। लेकिन ये था कि राव इंद्रजीत ने अपने कोटे से अपनी बेटी को, अपना आरती राव को जब मंत्री बनवा दिया तो उनका कोय नंबर पड़ नहीं रहा था। तो इस तरह से देखें तो केवल एक रोहतक लोकसभा एक ऐसा है 10 लोकसभा में से कि जिसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो अब केवल राव अपना अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा के जिम्मे ही रोहतक का भार रहेगा कि भाई सोनीपत और रोहतक वही संभालेंगे, आप दोनों संभालेंगे, क्योंकि रोहतक से ही गए थे, अब वहां बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, लेकिन रोहतक और सोनीपत उनको संभालना है। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि आने वाला लोकसभा चुनाव है जो भी आगे अपना होगा, तो क्या पता उनको दोबारा फिर रोहतक लोकसभा चुनाव लड़ना पड़े। तो इसलिए वे अपने दोनों लोकसभा क्षेत्रों के अंदर अपनी पकड़ बना के रखना चाहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी जातीय समीकरण के हिसाब से लोकसभा वाइज भी। और जी, हम इसमें बात करें तो जितने कांग्रेस से अपना हैवी वेट, अपना चेहरे, अपना अगर हम बात करें कि जो भाजपा में गए हुए हैं और सेट होने का था, कि राव इंद्रजीत को उनकी बेटी को बना दिया, तो वहाँ से उनको थोड़ा सा शांत किया गया, खुश किया गया। और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी अपना मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो उनको भी अपना खुश करने की कोशिश किया गया। अब रह गए हैं कुलदीप बिश्नोई, कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई अपना चुनाव हार चुके हैं, तो उनका कोई मतलब बना नहीं अब मंत्रिमंडल में। तो शायद कृष्ण लाल पंवार की जो राज्यसभा सीट अपना खाली हुई है, तो हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई को वो सीट मिल जाए। तो एक तरह से सभी दलों को अपना साथ लेकर चलने की भाजपा की ये रणनीति बन सकती है। बिल्कुल। तो सभी को खुश किया गया है, आप ये समझिए। अगर कोई रह गया है तो अभी खुश कर दिए जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन बनाने हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनमें भी नाम आ सकता है। तो जी, अभी जैसे बड़ी चर्चा हर एक की जुबान पे रहती है कि दादा राम कुमार गौतम, क्योंकि वे तो पहले ही बयान दे चुके थे कि भाई अगर दोबारा फिर जीतना है भाजपा को तो अच्छे चेहरे लेके आना। मतलब इनडायरेक्टली वो अपना नाम नहीं ले रहे थे, तो खुल के कहा कि दलालों को ना बिठा देना। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में भी दलाल बैठे हैं, ये समझिए आप। राम कुमार गौतम एक ऐसा चेहरा है कि वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कि वो कभी भी हंसा सकते हैं, अपनी पार्टी को ही अपना बैकफुट पे ला सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो एक ऐसा विधानसभा में भुगतना भी पड़ेगा उनको, आप ये समझिए कि वो विधानसभा में खड़े होके भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी। अभी उनकी क्वालिटी मानो या फिर आप ये समझो कि किस तरीके की बयानबाजी वहां चलती है, कुछ भी कह सकते हैं वो। हालांकि जिम्मेदार पद पर जाने के बाद, सदन में जाने के बाद, विधानसभा में जाने के बाद थोड़ा सीरियस ही रहे नोट, जनता की आवाज़ ही उठाएं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और हालांकि हम तो ठीक है, देखते हैं अभी राम कुमार गौतम क्या क्या अपना चर्चा, किस पद की चर्चा उनकी चली हुई है। अभी शायद बताया जा रहा है कि शायद डिप्टी स्पीकर उनको बनाया जा सकता है, हरविंदर कल्याण को स्पीकर और
उनको डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। एक तरह से उनको भी शांत रखने की कोशिश है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो शांत बैठेंगे। बिल्कुल एक ही चेहरा बचा है जिनको शांत करने की जरूरत होगी बीजेपी को, वो है रामकुमार गौतम। सफीदों से जीत कर आए हैं, नारनौंद से पहले विधायक थे, सफीदों गए और वहां से जीत कर आए हैं। मंत्रालय उन्हें नहीं मिला, मंत्रिमंडल में जो है जगह नहीं मिल पाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके विचार क्या हैं इस मंत्रालय पर, मंत्रिमंडल पर, वो भी जल्द इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और जल्द ही जैसे ही जो विभाग है उनका बंटवारा होगा तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे कि नए मंत्री और मंत्रालय किन किन को कौन कौन से मिले हैं। मेरा नाम है सनी कौशिक, अजय गर्ग मेरे साथ जुड़े इस वीडियो में। आप सबको इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। झलको